दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ नए नियम और नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जानेंगे एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से। तो बिना समय गंवाए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि अम्फान से भारत और बांग्लादेश में 19 लोगों की जान गई। हर तरफ तबाही का मंजर। जी हम बात करें कि अत्यंत तीव्र चक्रवाती तूफान अम्फान ने भारत में 12 लोगों की जान ले ली है। कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तूफान से भारी नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। ओडिशा में भी भारी तबाही होने की रिपोर्ट मिल रही है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में तूफान से कम 7 लोगों की जान चली गई है। वहीं तूफान से भारी नुकसान भी हुआ है। पश्चिम बंगाल में तूफान के कारण सैकड़ों कच्चे और कमजोर मकान बर्बाद हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से भी काफी नुकसान हो रहा है। उत्तरी 24 परगना जिले में पेड़ के नीचे दबने से एक महिला और एक पुरुष की जान चली गई है। हावड़ा में एक 13 वर्षीय लड़की की जान जाने की खबर आ रही है। बिजली का करंट लगने से हुगली और उत्तरी 24 परगना में 3 लोगों के जान जाने की खबर आई है। हालांकि राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि अभी नुकसान का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगा। कई क्षेत्रों से अभी भी रिपोर्ट मिलना बाकी है, वहां से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान अम्फान ने बुधवार की शाम पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्से में भीषण तांडव मचाया। इससे व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये बहुत बड़ी तबाही है। तूफान कई इलाकों से 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरा। अनेक पुल और बांध क्षतिग्रस्त हुए हैं। स्ट्रीट लाइट के खंभे और मोबाइल फोन के टावर गिर गए। पेयजल और बिजली प्रणाली ध्वस्त हो गई है। बड़े इलाकों में खेती बर्बाद हो गई है। हजारों कच्चे घर गिर गए हैं और कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। हजारों पेड़ गिरने से सड़क पर आना जाना मुश्किल हो गया है। कोलकाता शहर में 114 किलोमीटर तक की रफ्तार से आंधी चली। 3 घंटे में यहां 180 मिलीमीटर बारिश हुई और यहां का दमदम हवाई अड्डा गुरुवार सुबह तक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि नाबार्ड भवन, जहां मुख्यमंत्री का भी ऑफिस है, उसे भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने राज्य के बड़े हिस्से में गुरुवार तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इस दौरान 140 किलोमीटर तक की रफ्तार से आंधी भी चलेगी। और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि देश में कोरोना संक्रमित हुए 1,18,222 मामले। अब तक की 3,584 लोगों की जान गई है। 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा मामले आए हैं। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ये आंकड़ा बढ़कर 1,18,222 हो गया है, जबकि 3,584 लोगों की जान भी गई है। आपको बता दें कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 66,051 एक्टिव मामले हैं, जबकि 48,509 इलाज के बाद ठीक भी हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 6,025 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 148 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 1,12,359 संक्रमित है। 63,624 का इलाज चल रहा है। 45,299 ठीक हुए हैं और 3,435 लोगों की जान जा चुकी है। और वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 41,000 के पार पहुंच गई। और वहीं अगली खबर बता दें कि स्विगी और जोमेटो करेगी शराब की होम डिलीवरी। रांची से हुई शुरुआत। जी आपको बता दें कि अब तक के आप ऑनलाइन खाना और अन्य चीजें ही ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन अब आप शराब भी ऑनलाइन ऑर्डर कर घर मंगवा सकते हैं। दरअसल खाना की होम डिलीवरी करने वाले ऑनलाइन कंपनी जोमेटो और स्विगी अब शराब की भी होम डिलीवरी करेगी। गुरुवार को दोनों कंपनियों की ओर से कहा गया है कि झारखंड में अल्कोहल के होम डिलीवरी की इजाजत मिल गई है। स्विगी कंपनी की तरफ से कहा गया है कि अब रांची में रहने वाले लोग स्विगी ऐप को अपडेट करके वाइन शॉप सेक्शन में जाकर घर पर शराब मंगवा सकते हैं। आगे कंपनी ने कहा कि यह सेवा 1 सप्ताह के भीतर राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में भी शुरू हो जाएगी। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार की मुफ्त बिजली स्कीम की खुली पोल। लॉकडाउन में उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा फायदा। जी हम बात करें कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली की केजरीवाल सरकार की उस मुफ्त बिजली स्कीम की पोल खुल गई है, जिसके चलते उन्हें चुनाव में फायदा मिला। केजरीवाल ने 200 यूनिट तक बिजली माफ करने की स्कीम शुरू की थी, लेकिन लॉकडाउन में अब उन लोगों को भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है जिनके बिल 0 आ रहे थे। शाहदरा के अरुण कुमार उन लोगों में हैं जिनका बिल अभी तक 0 आ रहा
रहा था, लेकिन इस बार उनका प्रोविजनल बिल आया है। ये शिकायत अकेले अरुण की नहीं है, ऐसी शिकायत अन्य लोगों की भी है जिनके बड़े बिल भेज दिए गए हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की स्कीम की शुरुआत की थी। स्कीम के तहत लाखों लोगों के बिल जीरो आ रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में रीडिंग नहीं लेने के कारण लोगों को प्रोविजनल बिल भेजे जा रहे थे। अरुण कुमार का कहना है कि आज तक उनका बिल जीरो आता था क्योंकि यूनिट 200 से नीचे ही रहती थी, लेकिन इस बार उनके पास प्रोविजनल बिल आया है। अगर ये बिल पिछली रीडिंग को आधार बनाकर दिया गया है तो भी ये गलत है। अभी इस बारे में बिजली विभाग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, आखिर जाए तो कहां जाए। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल का ऐलान, जल्द चलाई जाएंगी और ट्रेनें, 2-3 दिनों में काउंटर टिकट बुकिंग भी होगी शुरू। जी आपको बता दें कि देश में 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनों को चलाया जाएगा, जिनके लिए आज सुबह 10 बजे से IRCTC पर बुकिंग शुरू हो चुकी है। यात्री ट्रेनों को चलाए जाने का इंतजार लंबे समय से हो रहा था और इसी दिशा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कई और ट्रेनों को भी जल्द मंजूरी दी जाएगी। रेल मंत्री ने बताया कि शुक्रवार से ट्रेन टिकटों की बुकिंग देश भर में लगभग 1.7 लाख कॉमन सर्विस सेंटर पर शुरू होगी। बता दें कि 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के बाद देश भर में ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया था। इनके साथ हवाई उड़ानों और मेट्रो को भी लॉकडाउन के दौरान रोक दिया गया था। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि देश भर के करीब 1.7 लाख कॉमन सर्विस सेंटरों पर ट्रेन टिकटों की बुकिंग शुक्रवार से बहाल होगी। कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण और दूरस्थ स्थानों पर सरकार की ई सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले केंद्र हैं। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि घरेलू उड़ानों के लिए सरकार ने 3 महीने के लिए फिक्स किए रेट। 7 रूटों पर 3,500 से 10,000 रुपए तक होगा किराया। जी आपको बता दें कि 25 मई यानी आने वाले सोमवार से घरेलू उड़ानों को करीब 2 महीने के बाद शुरू किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान बहुत कुछ पहले जैसा नहीं होगा। घरेलू उड़ानों के लिए जरूरी गाइडलाइंस और SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए जाने के बाद अब घरेलू उड़ानों के लिए 3 महीने का न्यूनतम और अधिकतम किराया निर्धारित किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को बताया कि घरेलू उड़ान सेवाओं के लिए 3 महीने का न्यूनतम और अधिकतम किराया निर्धारित किया गया है, जो 25 मई से शुरू होगा। पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हमने एक न्यूनतम और अधिकतम किराया निर्धारित किया है। दिल्ली मुंबई के केस में 90-120 मिनट के बीच की यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 3,500 रुपए होगा, अधिकतम किराया 10,000 रुपए होगा। ये 24 अगस्त को आधी रात होने से 1 मिनट पहले तक करीब 3 महीने के लिए संचालित रहेगा। उन्होंने कहा कि 40% सीटें बैंड के मध्य पॉइंट से कम किराए पर बेची जानी है। उदाहरण है कि 3,500 रुपए और 10,000 रुपए का मिड पॉइंट 6,700 रुपए है, इसलिए 40% सीटों को 6,700 रुपए से कम की कीमत पर बेचा जाना है। इस तरह हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किराया नियंत्रण से बाहर ना हो। उन्होंने कहा कि आज जारी किया गया आदेश 24 अगस्त 23:59 तक लागू रहेगा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को इसके सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि घरेलू उड़ान के लिए वेब चेक इन अनिवार्य, लेकिन नहीं मिलेगा खाना और केवल एक ही बैग ही ले जा सकेंगे। जी आपको बता दें कि 25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ान को लेकर एहतियात बरतते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फाइनल SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि 25 मई से घरेलू यात्रियों को किन किन नियमों का पालन करना होगा। फ्लाइट में किसी भी तरह का खाना और ड्रिंक्स सर्व नहीं किया जाएगा। यात्री अपने साथ केवल एक ही बैग ले जा सकता है। साथ में किसी भी प्रकार का पेपर, कागज या मैगजीन रखने पर मनाही रहेगी। पूरी तरह जांच के बाद ही टर्मिनल में प्रवेश मिलेगा। आपको बता दें, समाचार एजेंसी ANI ने AAI के हवाले से जानकारी दी है कि एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF या हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा जांच किया जाएगा। AAI के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की बैठक की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि एयरपोर्ट काउंटर्स पर कोई फिजिकल चेक इन नहीं होगा। जिन पैसेंजर्स का कंफर्म वेब चेक इन होगा उन्हीं को एयरपोर्ट में एंट्री दी जाएगी।
फ्लाइट में किसी भी तरह का खाना और ड्रिंक सर्व नहीं किया जाएगा, सिर्फ पानी की सुविधा ही मिलेगी। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन यात्रियों, एयरपोर्ट और एयरलाइन के स्टाफ को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए वाहन की व्यवस्था करेंगे। यात्रियों को विमान डिपार्चर के 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। टर्मिनल के अंदर वही लोग जा सकेंगे जिनकी फ्लाइट अगले 4 घंटे में हो, और यात्रियों को अनिवार्य रूप से अपने फोन पर आरोग्य सेतु ऐप रजिस्टर करना होगा। यात्रियों को हवाई अड्डा टर्मिनल इमारत में प्रवेश से पहले एक निश्चित स्थान पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए रुकना होगा। यात्री अपने साथ केवल एक ही बैग ले जा सकते हैं। विशेष मामलों के यात्रियों को ट्रॉली की सुविधा नहीं मिलेगी, इसके लिए वाजिब कारण बताना होगा। यात्रियों को बिना लाइन के बोर्डिंग पास मिलेगा। सभी यात्रियों को मास्क और ग्लव्स को पहनना जरूरी होगा। यात्रियों के जूते, फुटवेयर्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए सभी एंट्रेंस पॉइंट पर बीच में भीगी हुई मैट या कारपेट को बिछाना जरूरी है। इसके अलावा कई अन्य गाइडलाइंस भी हैं जिनके मुताबिक आगमन और प्रस्थान यानी अराइवल और डिपार्चर के अलग अलग नियमों का पालन करना होगा। और अब बता दें कि बिहार की इस लड़की को अखिलेश देंगे 1 लाख रुपए। साइकिल पर पिता को बैठाकर किया था 1200 किलोमीटर का सफर। जी हम बात करेंगे कोरोना वायरस से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में जहां तहां फंसे मजदूरों के हौसलों की कई कहानियां सामने आ रही हैं। इस बीच प्रवासी कामगारों के हौसले की एक कहानी बिहार से सामने आई है, जब लॉकडाउन के बीच 15 वर्षीय बेटी अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर 1200 किलोमीटर का सफर कर घर पहुंची। कोरोना लॉकडाउन के कारण उन्हें कोई वाहन नहीं मिला था। ऐसे में लड़की ने गुरुग्राम से बिहार तक का रास्ता खुद साइकिल से नापा। करीब 1 हफ्ते तक पिता को साइकिल पर पीछे बिठाकर वे लड़की बिहार के दरभंगा पहुंची। इस लड़की के हौसले और साहस को सलाम करते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। आपको बता दें, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट्स के माध्यम से कहा, सरकार से हार कर एक 15 वर्षीय लड़की निकल पड़ी है अपने घायल पिता को लेकर सैकड़ों मील के सफर पर दिल्ली से दरभंगा। आज देश की हर नारी और हम सब उसके साथ हैं। हम उसके साहस का अभिनंदन करते हुए उस तक 1 लाख रुपए की मदद पहुंचाएंगे। दरअसल इस 15 साल की ज्योति ने 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी 7 दिन में तय किया। वो एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर अपने पिता को पीछे बैठाकर साइकिल चलाती थी। जब कहीं ज्यादा थकान होती तो सड़क किनारे बैठती, थोड़ा आराम कर लेती थी। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड के सिरहुल्ली गांव निवासी मोहन पासवान गुरुग्राम में रहकर टेम्पो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। इसी बीच वे दुर्घटना के शिकार हो गए। दुर्घटना के बाद अपने पिता की देखभाल के लिए 15 वर्षीय ज्योति कुमारी वहां चली गई थी। वह इसी बीच कोरोना वायरस की वजह से देशव्यापी बंदी हो गई। आर्थिक तंगी के मद्देनजर ज्योति के साइकिल से अपने पिता को सुरक्षित घर तक पहुंचाने की ठानी। और वहीं अगली खबर बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज से न्याय योजना, 1 एकड़ जमीन पर हर किसान को मिलेंगे 10,000 रुपए। जी हम बात करें कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर गुरुवार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करेगी। इस योजना के तहत 2019 से खरीफ की धान और मक्का जैसी फसलों पर किसानों को बोनस राशि की जगह सहायता राशि दी जाएगी। अधिकतम 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी। और राज्य सरकार की कांग्रेस सरकार 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में सीधे किसान के खातों में भेजेगी। कांग्रेस सरकार इस योजना को मील का पत्थर बता रही है। वहीं भाजपा नेता और प्रतिपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक ने किसानों को धान के अंतर की राशि को एक मुश्त देने की मांग की है। राज्य सरकार ने धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर 1815 और 1855 की दर से की थी, लेकिन किसानों को धान का मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया था। सहायता राशि के रूप में किसानों को अंतर की राशि देने का फैसला किया है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि नेपाल के साथ तनाव के लिए देश की विफल विदेश नीति जिम्मेदार। उठ रहे हैं विरोध के स्वर। जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को नेपाल के साथ मौजूदा तनाव के लिए देश की विफल विदेश नीति को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इसी का नतीजा है कि नेपाल से भारत के विरोध में स्वर उठने लगे हैं। हालत यहाँ तक आ गई है कि नेपाल के प्रधानमंत्री नेपाली संसद में भारत विरोधी बयान दे रहे हैं।
सपा नेता ने कहा कि नेपाल भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त था, लेकिन भाजपा की नीतियों के कारण इसने खुद को दूर कर लिया। उन्होंने कहा कि चीन हमारा पुराना प्रतिद्वंदी राष्ट्र है। नेपाल में उसके प्रभाव को रोकने में भाजपा सरकार की नाकामी भारत पर भारी पड़ रही है। नेपाल भारतीय क्षेत्रों पर अपने अधिकार के नक्शे जारी कर रहा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री जाहिर तौर पर इस महीने के शुरू में भारत द्वारा उत्तराखंड से लिपुलेख दर्रा पर एक रणनीतिक सड़क का उद्घाटन करने के बाद दोनों देशों के बीच उपजे तनाव को लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नेपाल इस क्षेत्र पर अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करता है और देश की कैबिनेट ने एक नया नक्शा स्वीकृत किया है जो ये दर्शाता है। बीजिंग का नाम लिए बिना सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने ने नई सड़क पर नेपाली विरोध प्रदर्शन में चीनी संभावित भूमिका का संकेत दिया है। और अब अगली खबर बता दें कि कर्नाटक में सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पीएम केयर्स फंड पर पार्टी ने उठाए थे सवाल। जी आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के शिवमोगा में गुरुवार को एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर पीएम केयर्स फंड को लेकर पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करने को लेकर की गई है। शिकायतकर्ता प्रवीण केवी ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जो एक वकील हैं। ये ट्वीट कांग्रेस की तरफ से 11 मई को किया गया था। आपको बता दें कोरोना वायरस को लेकर मदद के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड का गठन किया है, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस सरीखी कई विपक्षी पार्टियां फंड के ऑडिट की मांग कर रही हैं। वकील प्रवीण केवी द्वारा की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट के माध्यम से केंद्र सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ विवादास्पद बयान दिए हैं और लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। आपको बता दें शिकायतकर्ता ने अपने एफआईआर में कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 11 मई को पीएम केयर्स फंड के गलत इस्तेमाल का दावा करते हुए ट्वीट के जरिए भारत सरकार पर आरोप लगाए हैं, जो झूठ और बेबुनियाद है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।